मैं एक थानेदार था और मेरे पास एक औरत अपनी 12 साल की बेटी के साथ इंसाफ की भीख मांगने आई और बोली, ठाकुर ने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया है। मैं अभी ठाकुर से पैसे लेकर उस लड़की के साथ गलत काम किया और माँ बेटी को निकाल दिया। वह औरत बद्दुआ देने लगी और अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। मैं पैसों से भरा बैग उठाकर खुशी खुशी घर लौटा तो मेरी पत्नी बिखरी हालत में पड़ी थी और जब उसने मेरी बेटी की तरफ इशारा किया तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मैं अपनी कुर्सी पर बैठा सो रहा था। रात का समय था। मेरी ड्यूटी गांव के एक पुलिस स्टेशन पर लगी हुई थी। अभी मैं यही सोच रहा था कि स्टेशन में बने कमरे में अपनी नींद पूरी कर लूं, तभी एक औरत रोते हुए स्टेशन में आई। बहुत पिछड़ा हुआ गांव था, इसलिए पुलिस स्टेशन टूटी फूटी हालत में ही बना हुआ था। खुदा हुआ आंगन था जहाँ पर टेबल कुर्सी में बैठा हुआ था। 24 तक कांस्टेबल थे। आने वाले लोगों के लिए 4-5 कुर्सियाँ लगाई गई थीं। तभी एक औरत अपनी कमसिन 12 साल की बेटी के साथ अंदर आई। उस बच्ची की हालत बड़ी ख़राब थी। चेहरे पर होंठ के पास चोट का निशान था। जिस्म से खून बह रहा था। काली चादर से उसने खुद को लपेट रखा था। मैं रात के समय किसी औरत को पुलिस स्टेशन में आने की उम्मीद नहीं रखता था। एक तो मेरी आंखें भी नींद से बंद हो रही थीं और बहुत ज़्यादा थका हुआ था। औरत रोते हुए मेरे सामने आई, कहने लगी कि उसके 12 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। यह सुनकर तो मेरी नींद फ़ौरन खुल गई थी। मैंने एक नज़र उस कमसिन लड़की पर सर से पाँव तक डाली, जो मुश्किल से 12-13 साल की थी, लेकिन बड़ी ही सुंदर थी। पहले तो मुझे देखकर तरस भी आया। दुबली पतली सी बच्ची, वह कम उम्र में बलात्कार का शिकार हुई थी। मैंने कहा, रिपोर्ट लिखवाओ, किसने तुम्हारी बेटी के साथ ऐसी हरकत की, उसका हुलिया बताओ और पूरा वाक़या भी बताओ। मैंने रजिस्टर खोला, पेन से लिखने लगा। वह कहने लगी कि मेरी बच्ची के साथ ठाकुर ने बलात्कार किया है। मेरा तो पेन हाथ से छूट गया था। मैंने उसे फिर से देखा। मैंने कहा, क्या नींद में जाग कर आई हो? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो? कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है और वह करने वाला ठाकुर है। भगवान के लिए मुझे इंसाफ दिलाओ। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे लगा कि वह औरत बावली हो गई है। ठाकुर ने उसकी बेटी के साथ कुछ गलत किया भी था तो यह कोई नई बात ना थी। गांव के ठाकुर तो ऐसे काम करते ही रहते थे। लेकिन आज तक कभी किसी औरत ने, गांव के किसी मर्द ने पुलिस स्टेशन जाकर गांव के ठाकुर और जमींदारों के बारे में कंप्लेन नहीं की थी। यह औरत तो देखने में काफ़ी गरीब सी लग रही थी, लेकिन यह इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि वह समझ न सके कि ठाकुर को किसी भी काम की रोकथाम नहीं थी। वह जिसे चाहे अपनी हवस का निशाना बना सकता है, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं आता है। मैंने कहा कि तुम कैसे कह सकती हो कि ठाकुर साहब ने ही ऐसा किया है? मैं उसे बातों में डालने की कोशिश करने लगा। ठाकुर साहब की पहुंच को मैं अच्छी तरह से जानता था। अगर मैं ठाकुर के खिलाफ कंप्लेन लिखता तो यकीनन मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया जाता। और जब से मैं गांव में आया था, ठाकुर साहब की मेहरबानी मुझ पर बारिश की तरह बरस रही थी। मेरे घर का राशन महीना ख़त्म होने से पहले ही डाल दिया जाता था। इसके अलावा मेरे बच्चों की पढ़ाई के खर्च भी ठाकुर साहब पूरे कर रहे थे। हर पुलिस वाले को पुलिस की नौकरी से मिलता ही क्या है, जितनी हमें सैलरी मिलती है। इसमें हम यह इंसाफ करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। फिर मेरिट कुमार भी ऐसे पुलिस ऑफिसर में होता है जिसे अपनी जेब भरने की आदत फिक्र सताती रहती है। मैंने अपनी वर्दी के ज़ोर पर भोले भाले और गरीब गांव वालों को भी अपनी जेब भरने के लिए इस्तेमाल करता था। किसी होटल या ढाबे पर जाता तो खूब पेट भर कर खाना खाता। अगर होटल वाला पैसे मांगता तो उसे कहता कि तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं इस गांव का पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मुझसे पैसे मांग रहा है। डाल दूँ तुझे जेल में 2 दिन। अगर जेल में की हवा खाएगा तो दिमाग ठिकाने में आ जाएगा। हमारे मुंह से डरने लगे। फल वाले के पास जाता तो वहाँ पर शॉप भरकर मुझे फल दे देता था। सब्जी वाले के पास जाता तो सब्जी मिल जाती थी। इसी तरह और बाकी चीज़ भी। ज़िंदगी बड़े मज़े से गुजर रही थी। मैं उस औरत की बात पर कहा कि देखो, यह सही नहीं है कि तुम जिस खामोशी से इस पुलिस स्टेशन में आई हो उसी तरह वापस चली जाओ और भूल जाओ कि तुम्हारी बच्ची के साथ कुछ हुआ भी है। इसमें तुम्हारी भलाई है। वह मुझे देखकर कहने लगी, आप तो इंसाफ दिलाने के लिए हमारे गाँव में आए हैं। मैंने ठाकुरों के जुल्म को बर्दाश्त कर लिया तो वह कुछ भी कर सकता है। अगर आज मैंने कुछ नहीं कहा तो कल को फिर मेरी बच्ची के साथ जुल्म करेगा, मेरी मासूम सी बच्ची को हवस का निशाना बनाएगा। मैं तो बड़ी विनती लेकर आपके पास आई थी कि आप तो हमारे गांव के रक्षक बनकर आए हैं। हमारी बच्चियों की जिम्मेदारी आपकी है। वह मुझे मेरी जिम्मेदारी समझाने लगी।
मैंने कहा कि बस मुझे ज़्यादा सबक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, यह सब मैं किताबों में पढ़ चुका हूँ। ऐसा करो, रिपोर्ट लिखवाओ। उसने पूरा वाक़या बताया कि मैं ठाकुर के घर में नौकरी करती थी। विधवा औरत थी, इसलिए अपनी बेटी और अपना पेट पालने के लिए ठाकुर के घर में काम करना शुरू किया था। खुद तो खाली थी, लेकिन बेटी बहुत खूबसूरत थी। ठाकुर ने जब उसकी बेटी को देखा तो अपना होश खोने लगा। ठाकुर अच्छी खासी उम्र का इंसान था, यही कोई 50-60 साल के लगभग हो गया था। इसीलिए उस औरत ने भी यही समझा कि उसको अपनी बेटी समझकर ही काम करवाता होगा। लेकिन ठाकुर इस बच्ची को अपने कमरे में रुला देता और फिर घंटा घंटा वहीं कमरे में रखता। जब वह कमरा से बाहर आती तो रोते हुए ठाकुर उसकी माँ को गुस्सा होने लगा कि बेटी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। माँ ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? हमेशा खेल खिलाने वाले हीरा ठाकुर उसके साथ कुछ गलत हरकतें करता था और फिर उसे डांटता था कि खबरदार, तूने किसी को बताया, और लड़की का हरासमेंट से परेशान होने लगी थी। एक बार ठाकुर ने कहा कि अपनी बेटी को रात को यहीं रहने दो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और यह उसके पास रहेगी, उसका ख्याल रखेगी। वह औरत कहने लगी, आपके घर में तो नौकरानियों की कमी नहीं है, मैं अपनी बेटी को रात को किसी के घर नहीं छोड़ती। ठाकुर कहने लगा कि तुम्हारी सारी तनख्वाह काट लूँगा। जो तुम्हारे पति ने तुम्हारे घर के कागज़ मेरे पास रख दिए हैं, फिर मुझसे पैसे उधार लिए थे, वह भी मुझे अभी के अभी वापस करो, वरना तुम्हें तुम्हारे घर से निकलवा दूँगा। तुम लोग होते ही ऐसे नखरे दिखाते हो। मेरी माँ बीमार है, फ़िलहाल ऐसी कोई नौकरानी नहीं है जो उनका ख्याल रखे। तुम अपनी बेटी को छोड़ जाओ, वरना मैं तुम्हें गाँव और घर से निकाल दूँगा। मैं घबरा गई, इसलिए मैंने अपनी बेटी को उसके वहाँ छोड़ दिया। लेकिन वह बच्ची अपनी माँ का आँचल पकड़कर कहने लगी, माँ मुझे यहाँ मत छोड़ो, अपने साथ में लेकर चलो। इससे पहले कि बच्ची अपनी माँ से कुछ बता देती, ठाकुर की घूरती नज़रों ने उसकी ज़ुबान पर ताला लगा दिया। तो उसकी माँ ने कहा कि एक रात की बात है बेटा, तुम उनकी माँ की खूब सेवा करना, सुबह मैं तुझे लेने आऊँगी। लेकिन उसे क्या पता कि ठाकुर उसके साथ क्या कुछ बात करना शुरू कर देगा। औरत वापस चली गई। ठाकुर की पत्नी उस वक्त घर पर ही थी। ठाकुर की माँ बीमार थी, लेकिन उस बच्ची को रखने का मतलब कुछ और ही था। जैसे ही वह अपनी बेटी को रोते हुए वहाँ छोड़कर गई तो ठाकुर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी। वह औरत तो वहाँ से जा चुकी थी। बच्ची ने रोते हुए वापस पलटकर देखा तो ठाकुर उसे ही देख रहा था। ठाकुर की पत्नी अपनी सास के साथ जा चुकी थी, क्योंकि उसकी दवा देने का समय था। ठाकुर लड़की से कहने लगा कि लड़की, मेरे पास आकर मेरी टांगें दबा। वह लड़की ठाकुर की टांगें दबाने लगी। वह कुर्सी पर टेक लगाए बैठा था और टांगें सामने मेज पर रखे था। फिर टांगों को झटका देकर कहने लगा कि बस, चलकर मेरे साथ कमरे में मेरी टांगों को ज़रा दबा दे। लड़की डरते डरते उसके कमरे में जा चुकी थी। ठाकुर ने पत्नी को अपनी सास के साथ कमरे में भेज दिया था, जबकि उस दिन ठाकुर ने इस मासूम बच्ची के साथ कई घंटे तक दरिंदगी दिखाई। न सिर्फ उसका बलात्कार किया, उसे जुल्म का निशाना भी बनाया। बच्ची दर्द के मारे चीखने चिल्लाने की कोशिश करती तो ठाकुर उसके साथ और जुल्म करता। अपने मकसद को पूरा करने के बाद कचरे की तरह उसे कमरे से बाहर फेंक चुका था। वह बच्ची कमरे से बाहर आई तो ठाकुर की पत्नी भी अपनी सास के कमरे से बाहर निकल रही थी। उसने बच्ची की हालत देखी तो फ़ौरन ही समझ चुकी थी आखिर वह क्या कहती। अपने पति की आदत से वह भी अनजान न थी, मगर ठाकुर के सामने चलती किसकी थी? रोती हुई बच्ची के चेहरे पर और जिस्म में जगह जगह जख्मों के निशान थे। आधी रात का वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो वह औरत अपने घर में सो रही थी। कुछ देर पहले उसकी आंख लगी थी। दस्तक सुनकर घबरा कर उठ बैठी। सोचने लगी कि रात के इस वक्त कौन आ सकता है। घर पर तो वह भी अकेली ही थी, कोई चोर चक्कर तो नहीं आया। यही सोचकर डरते डरते दरवाज़ा के पास आई। दरवाजे में छेद से बाहर झांक कर देखा तो बाहर का दृश्य देखकर उसकी जान निकल गई थी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला। उसकी बेटी की जो हालत है वह देखकर वह सन्न रह चुकी थी। रोते हुए उसकी बेटी ने सारा सच बताया और वह औरत अपनी बच्ची के साथ इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन में पहुंची थी। मैंने उसे देखने के लिए रिपोर्ट दर्ज किया और फिर
उस औरत से कहा कि जाओ, अब अपने घर जाओ, हमें कानूनी काम करने दो। इतना कहकर मैं एक बार फिर कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ चुका था। वह औरत मेरे आगे हाथ जोड़कर मेरा धन्यवाद कहने लगी और कहने लगी कि साहब जी, बस मुझे इंसाफ ज़रूर दिला दीजिएगा। मेरी मासूम बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है। वह बेटी अभी तक रो रही थी। उस इंसान ने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वह बार बार मुझसे यही कह रही थी कि बस मुझे इंसाफ चाहिए। मैं ठाकुर को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। इतना कहकर वहाँ से चली गई और मैं एक बार फिर से आंखें बंद कर चुका था। वहीं कमरे में जाकर लेट चुका था, मगर नींद थी कि मेरी आंखों पर इससे कहीं दूर थी। बार बार उस बच्चे के आंसू और उस औरत की फरियाद मेरी नज़रों के सामने आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जैसे सुबह हुई तो मैंने रिपोर्ट उठाई, ठाकुर के घर की तरफ जाने लगा। ठाकुर की हवेली में पहुंचा तो ठाकुर साहब उस वक्त घर पर ही थे। मुझे देखकर बहुत ही अच्छे से मेरा स्वागत किया। कहने लगे, क्या हुआ, आज हमारे घर की याद कहाँ से आ गई? क्या पैसे कम पड़ गए थे या कोई और मसला है? ठाकुर साहब की यह बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया था। फ़ौरन उसके पास जाकर नमस्ते किया, फिर उनके हाथ पर अपनी आंखों से लगाकर कहने लगा कि आपका हाथ जो ऊपर है तो भला आपके होते हुए मुझे कैसी परेशानी हो सकती है? आपकी वजह ही से तो मेरे घर में चूल्हा जल रहा है। इतना कहकर मैं ठाकुर साहब के सामने बैठ गया, फिर उसको सारी रिपोर्ट निकाल कर रख दी। रिपोर्ट देखकर ठाकुर साहब सोच में पड़ गया था, यह किसकी रिपोर्ट है? जब रिपोर्ट मैंने पढ़ा तो अगले ही पल माथे पर बल डालकर मुझे देखने लगे। कहने लगे, यह क्या, तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली? इतना कहकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। रिपोर्ट को किसी फालतू कागज़ की तरह एक तरफ फेंक दिया। कहने लगे, मुझे तो हैरत हो रही है कि उस औरत की इतनी हिम्मत हो गई कि वह अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन ही पहुंच गई। मैं ठाकुर साहब की बात सुनकर बोला, यह पहली औरत है जिसको मैंने इतना दिलेर देखा है, मगर यह तो सिर्फ मैं उसका दिल बहलाने की खातिर रिपोर्ट दर्ज की है। होगा तो वही जो आप चाहेंगे। इतना सुनकर ठाकुर उठ खड़ा हुआ। वह बार बार अपनी मुट्ठियों को मसल रहा था। वह बात उसकी इज्जत पर बन आई थी। गुस्से में आकर ठाकुर साहब ने जो कुछ करने के लिए मुझे कहा, यह बात तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने फ़ौरन बोला कि नहीं ठाकुर साहब, मेरी पत्नी है, मैं इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता हूँ? मगर ठाकुर साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, जो मैंने कहा है तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास इनकार का कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें इस काम को करने की मुँह मांगी रकम दूंगा, मगर तुम मेरा काम पूरा करना। ठाकुर साहब की बात सुनकर तो मैं सोच में पड़ गया था। उनसे यही कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इतना कहकर मैं बेचैनी से अपने घर चला गया। घर में मेरी 10 साल की छोटी बेटी मौजूद थी। मुझे देखकर मेरी बेटी मेरे पास आई और मेरे सीने से लग गई। मैं तो अपनी बेटी को देखकर यह सब कुछ भूल चुका था। अगले ही महीने मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला था। वह मुझे एक फ़ंक्शन करने को कह रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि महंगे महंगे गिफ्ट अलग थे जो उसने मुझसे कह रखे थे। मैंने उसे उसके बर्थडे पर देने का वादा कर रखा था। तभी मुझे ठाकुर के दिए हुए पैसे याद आने लगे, मगर जो काम करने को मुझे कहा था मैं भला कैसे कर सकता था? भले ही मैं रात को 2 नंबर ही काम करने वाला था, मगर एक बच्ची के साथ गलत काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अगले दिन जब दोबारा थाने में गया तो वह औरत मुझसे पहले ही अपनी बेटी को सीने से लगाए हुए बैठी हुई थी। मुझे आता देखकर मुझसे मिलना चाहा, मगर मैं कांस्टेबल से साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ। उसे कहो इंतज़ार कर ले। 7 घंटे तक वह पुलिस स्टेशन के बाहर ही बैठी रही। चिलचिलाती धूप थी। दूसरे दिन भी कांस्टेबल मेरे पास आया और बोला कि औरत आपसे मिलने के लिए धरना प्रदर्शन पर उतर आई है। तो मैंने कहा कि अच्छा, उसे अंदर आने दो। जैसे ही अंदर आई, वह कहने लगी कि अभी तक ठाकुर सलाखों के पीछे क्यों नहीं आया। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं गुस्से में उतर आया। कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? ठाकुर जैसे इतने सज्जन ईमानदार आदमी पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया है, और ऐसे कैसे तुम किसी पर भी इल्ज़ाम लगा सकती हो? इतना कहकर मैं उस औरत को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और उसकी बेटी को जेल में बंद कर दिया। वह औरत पुलिस स्टेशन के बाहर रोती गिड़गिड़ाती रही, मगर कोई भी उसे अंदर नहीं आने दे रहा था।
वहीं जेल में मौजूद वह बच्ची भी रो रही थी। मैंने उस वक्त फ़ोन करके ठाकुर साहब को इस बारे में बताया। वह खुश हुए, कहने लगे कि बस ठीक है, तुम आधा काम तो कर चुके हो, अब बाकी का काम भी कर दो। उसके साथ बलात्कार करो और इतना तड़पाओ कि वह जीते जी मर जाए। मैं भी होश खो बैठा। उस बच्ची को देख रहा था कि जब ठाकुर साहब की गाड़ी थाने के बाहर आकर रुकी, उसमें से उनका खास बंदा उतरा और पैसों से भरा बैग मेरे सामने रखकर चला गया। मैं जानता था कि यह पैसे किस काम को करने के लिए मिले हैं, तभी मैं वह काम करने पर मजबूर हो गया जो मैं नहीं करना चाहता था। मैंने उस बच्ची के साथ रेप किया और फिर धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वह बच्ची रोती हुई थाने से बाहर गई तो उसकी माँ वहीं बैठी अपनी बेटी की हालत देखकर तो सीने से लगाकर पूछने लगी कि कहीं पुलिस ऑफिसर ने तुझे मारा तो नहीं। वह लड़की रोते हुए इस बार फिर अपनी माँ को खुद पर गुजरी हुई तकलीफ़ के बारे में बताने लगी और बताते हुए वह बेहोश हो गई। औरत वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी हुई रोने लगी। वह चीख चीख कर रो रही थी, जैसे बेटी की लाश लेकर रो रही थी। रो रो कर अचानक ही वह हंसने लगी। हंसते हुए अजीबोगरीब शब्द कहने लगी। वह बद्दुआ देने लगी। उसकी बद्दुआ दिल दहलाने वाली थी। मैंने कांस्टेबल से कहा कि यहाँ से इसे चलता करो। तभी देखते देखते उस औरत ने वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर से टूटा हुआ कांच उठाया और अपनी बेटी की गर्दन पर चला दिया। पुलिस स्टेशन के बाहर खून ही खून हो चुका था। उसने अपने हाथों से अपनी बेटी को मार दिया तो फिर उसका खून अपने बालों में लगाकर हंस रही थी, ठाकुर को और मुझे बद्दुआ दे रही थी। मैंने कांस्टेबल को सारे मामले को निपटाने को कहा और खुद वहाँ से पैसे से भरा बैग लेकर बाहर खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। आज मुझे घर जाने में काफ़ी देर हो चुकी थी, मगर जैसे मैं घर के अंदर कदम रखा, अपनी पत्नी और बेटी को देखकर तो मेरे पैरों से ज़मीन ही निकल चुकी थी। पत्नी के बाल बिखरे हुए थे, कई जगह से कपड़े फटे हुए थे, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी फर्श में गिरी थी। उसकी यह हालत देखकर मैंने सोचा कि कहीं घर में कोई चोर तो नहीं आया। पत्नी मुझे देखकर गुस्से से भरी नज़रों से देखकर कहने लगी, ठाकुर, उसके तुम तलवे चाटते नहीं थकते थे। आज वही ठाकुर आया था। उसने ना सिर्फ मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई बल्कि तुम्हारी बेटी की इज्जत को भी तार तार कर दिया था। यह शब्द मुझ पर पहाड़ बनकर टूटे थे। मैं भी फर्श पर रोने लगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ठाकुर मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है। मुझे एकदम से उस औरत की बद्दुआ याद आने लगी। मुझे देखकर कह रही थी कि तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिया। देखना, भगवान मेरा इंसाफ ज़रूर करेगा। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, पर जब इंसाफ ना करने वालों पर चलती है, इस तरह से बरसती है जो हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। मासूम बच्ची भी तो मेरी ही बच्ची की हम उम्र थी। कैसे पैसों के लालच में मैं इंसानियत के दर्जे से भी गिर चुका था। मेरी पत्नी उठकर मेरे पास आई और कहने लगी कि जाओ, नाइंसाफ़ी तुमने आज तक किया है, यह उन्हीं का बदला है कि आज तुम्हारी बेटी इस हालत पर पहुंच चुकी है। जाओ, जाकर अभी भी उस ठाकुर के कदमों में बैठो। मेरी पत्नी इतना कहकर मेरी बेटी को ज़मीन से उठाने की कोशिश कर रही थी और मैं एक तरफ बुत बना बैठा था। रो रो कर यही सोचा था कि मेरी बेटी का शिकार जिस कदर भी है, यह हरकत की है और यह भी जानता था कि वह जिंदा भी है या मर चुकी है। मैंने रोते हुए अपने पास पड़े पैसे के बैग को देखा जो कि मैं एक मासूम लड़की की इज्जत का सौदा करने के बदले में लिया था। यह पैसे सिर्फ उस मासूम बच्ची के बदले नहीं थे, बल्कि सच्चाई तो यह भी थी कि इन पैसों से मेरी पत्नी और बेटी का भी सौदा हुआ था। तभी ठाकुर ने यहाँ पैसों से भरा बैग मुझे पकड़ाया था। मैं यह सोच सोच कर अपना चेहरा मसल रहा था। इतनी बड़ी गलती मैंने कर दी। मैंने उस ठाकुर पर भरोसा करके बहुत गलत किया। मुझे अब अपना अस्तित्व ही गाली देने लगा था। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।